दोस्तों, अब ऐसी पत्नी से समझौता करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें, तभी समझौता करें, नहीं तो पत्नी समझौता होने के बाद भी भरण पोषण की मांग करेगी और पति को परेशान करने लगेगी। दोस्तों, इस केस में ऐसा ही हुआ है, इसलिए दोस्तों आप सावधान और सतर्क रहें। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस केस में पति के खिलाफ पत्नी और नाबालिग बच्चों ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 की धारा 26 और नियम 1 के तहत पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। उन्होंने पिछले 3 वर्षों के मेंटेनेंस का बकाया के रूप में 3,60,000 की राशि और भविष्य के मेंटेनेंस के लिए 5,000 प्रति माह की मांग की। दोस्तों, इस केस में पक्षकार ईसाई थे। पारिवारिक न्यायाधीश ने दावे को खारिज कर दिया और कहा कि समझौते के अनुसार पत्नी ने रुपए 30,000 प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी से मेंटेनेंस के अपने अधिकार को त्याग दिया था। अदालत ने ये भी पाया कि वह खुद को बनाए रखने में अपनी असमर्थता और दावा किए गए मेंटेनेंस के लिए पति की क्षमता दोनों को साबित करने में विफल रही है। बच्चे की ओर से किए गए दावे के संबंध में पारिवारिक न्यायालय ने माना कि ये रखरखाव योग्य नहीं था, क्योंकि अधिनियम की धारा 37 नाबालिग बच्चों पर लागू नहीं होती। इसके अलावा ये भी देखा गया कि चूंकि पति न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के तहत बच्चे को पहले से ही 175 रुपये प्रति माह का भुगतान कर रहा था, इसलिए बच्चे के लिए उपलब्ध उचित उपाय उस न्यायालय के समक्ष भरण पोषण राशि बढ़ाने के लिए CRPC की धारा 127 के तहत आवेदन दायर करना था। दोस्तों, इस केस में मुद्दे, विश्लेषण और निर्णय ये था कि क्या पत्नी तलाक के बाद पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 और CRPC की धारा 125 का संज्ञान लिया और कहा कि यह अच्छी तरह स्थापित है कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति के खिलाफ स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार है। न्यायालय ने माना कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही समाप्त होने के बाद इस तरह का दावा करने के लिए अलग से याचिका दायर करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 1. पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्राप्त कर लिया गया हो। 2. स्थायी गुजारा भत्ता के आदेश में पत्नी के साधनों और पति की भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 3. पक्षों के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। और 4. गुजारा भत्ते के रूप में केवल उचित राशि का ही आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों, न्यायालय ने माना कि जब पत्नी ने तलाक अधिनियम की धारा 10A के तहत दायर संयुक्त याचिका के माध्यम से तलाक का आदेश प्राप्त किया था, तो यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं था कि अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होगी। इसने देखा कि धारा 37 के प्रयोजनों के लिए इस तरह के आदेश को पत्नी द्वारा प्राप्त माना जा सकता है, भले ही पति ने भी याचिका दायर करने में उसका साथ दिया हो। न्यायालय ने डैनियल आनंद बनाम GN सुजाता 2017 SCC ऑनलाइन 4441 का उल्लेख करने के बाद कहा कि उस मामले में यह माना गया था कि तलाक अधिनियम की धारा 37 और 38 का संयुक्त वाचन ये दर्शाता है कि पत्नी के लिए भले ही वह तलाक याचिका में प्रतिवादी हो, अधिनियम के तहत स्थायी गुजारा भत्ता मांगने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। ये भी देखा गया कि जब धारा 37 और 38 को एक साथ पढ़ा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि गुजारा भत्ता की राहत धारा 37 के दायरे में आने वाले सभी मामलों पर लागू होती है। व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों और धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य अर्थात जीवन का अधिकार और अभाव से सुरक्षा को
ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निर्णय में व्यक्त दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि तलाक अधिनियम की धारा 37 के अनुसार पत्नी के लिए या तो एक निश्चित राशि प्राप्त करके या वार्षिक, मासिक या साप्ताहिक राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि धारा में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी हों। इसने आगे कहा कि यदि पति बाद में ऐसे भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय को आदेश को रद्द करने, संशोधित करने या अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार है, जिसे बाद में पुनर्जीवित किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने देखा कि अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है कि यह तलाक अधिनियम की धारा 37 के तहत या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर की गई है। जवाब में न्यायालय ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ताओं ने परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़े गए नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 की धारा 26 और नियम 1 के तहत याचिका शुरू की थी। हालांकि इस दृष्टिकोण में कोई अनियमितता नहीं मिली और इस बात पर जोर दिया कि तलाक अधिनियम की धारा 45 में ये प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान का गलत लोग अपने आप में किसी पक्ष को मूल कानून के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं करता है, बशर्ते कि वे कानूनी रूप से ऐसी राहत के हकदार हों। इसके अलावा न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 127 3C CRPC एक तलाकशुदा पति को धारा 125 CRPC के तहत जारी किए गए भरण पोषण आदेश को रद्द करने की अनुमति देता है। जब पत्नी स्वेच्छा से भरण पोषण के अपने अधिकार को त्याग देती है तो प्रावधान पत्नी को बाद में भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकता है। यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है और वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाती है तो क्या समझौता करार पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से वंचित कर देगा? न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पति ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि उसने समझौते के तहत अपना अधिकार त्याग दिया था, साथ ही 30,000 रुपए भी प्रदान किए थे, लेकिन समझौते से ये स्पष्ट था कि उक्त संपत्ति वास्तव में विवाह के संबंध में पत्नी के माता पिता द्वारा उसे हस्तांतरित की गई थी। इसलिए मुख्य मुद्दा समझौते में उस खंड की वैधता तक सीमित हो गया जिसमें पत्नी ने 30,000 रुपए की राशि प्राप्त करने पर भविष्य में भरण पोषण के अपने अधिकार को त्याग दिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां पत्नी को भरण पोषण के बदले में एक समेकित राशि प्राप्त हुई है, न्यायालय को आगे के भत्ते के लिए कोई भी आदेश जारी करने से पहले मुख्य रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है और क्या पहले से प्राप्त राशि पत्नी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि एक समझौते में एक खंड जिसमें पत्नी भविष्य में भरण पोषण का दावा करने के अपने अधिकार को छोड़ देती है, हमेशा उसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। उसे यह स्थापित करना होगा कि समझौते के तहत प्राप्त लाभ उसकी आजीविका का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त हो गए थे, या तो परिस्थितियों में बदलाव या अन्य प्रासंगिक कारकों के कारण अतिरिक्त भरण पोषण का दावा करने के लिए। न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही भरण पोषण के लिए कोई डिक्री या आदेश पारित किया गया हो, चाहे वह गुण दोष के आधार पर हो या सहमति से, न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर ऐसे आदेश में परिवर्तन या संशोधन कर सके। इसने CRPC की धारा 127 का हवाला दिया, जो मजिस्ट्रेट को बदली हुई परिस्थितियों के सबूत मिलने पर भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। इसी तरह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25(2) और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 37(2) के तहत
न्यायालय को किसी भी पक्ष के कहने पर, परिस्थितियों में परिवर्तन के सबूत मिलने पर, भरण पोषण के किसी भी आदेश में परिवर्तन करने, उसे संशोधित करने या उसे रद्द करने का अधिकार है। हालांकि तलाक अधिनियम की धारा 37 में ऐसे आदेशों को संशोधित करने या रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से केवल पति के कहने पर ही ऐसी राहत प्रदान करती है। इन समान प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि किसी भी पक्ष के कहने पर स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण के आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति को तलाक अधिनियम की धारा 37 में पढ़ा जाना चाहिए, खासकर जब परिस्थितियों में बदलाव हो। न्यायालय ने जोर दिया कि ऐसी स्थितियों में पक्षों को इसी सिद्धांत का मार्गदर्शन करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि समझौता वर्ष 2004 में निष्पादित किया गया था, जबकि भरण पोषण का दावा वर्ष 2012 में उठाया गया था। इसलिए इसने माना कि उस समझौते के तहत स्थायी गुजारा भत्ते के लिए 30,000 रुपये का समेकित भुगतान अपने आप में पत्नी को बाद में भरण पोषण के लिए दावा करने से वंचित नहीं करेगा, यदि वह वास्तव में अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दोस्तों, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी समझौते की शर्तों के बावजूद तलाक अधिनियम की धारा 37 के तहत या CRPC की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार है, बशर्ते कि वह प्रासंगिक अवधि के दौरान अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। दोस्तों, क्या बच्चा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भरण पोषण पाने का हकदार है? इस पर न्यायालय ने कहा कि बच्चा अब वयस्क हो चुका है, इसलिए उसके लिए भविष्य में भरण पोषण का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि न्यायालय ने कहा कि वयस्क होने तक उसे भरण पोषण का हकदार माना जाए या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है। न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष की सत्यता की जांच की कि नाबालिग बच्चे के लिए उपलब्ध उपाय केवल धारा 125 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना है, क्योंकि नाबालिग बच्चा तलाक अधिनियम की धारा 37 के तहत कवर नहीं होता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक अधिनियम न्यायालय को नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण आदेश देने का अधिकार देता है, चाहे वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान हो या उसके बाद भी। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 43 न्यायालय को विवाह विच्छेद या शून्यता के आदेश के लिए कार्यवाही के दौरान अंतरिम भरण पोषण आदेश पारित करने की अनुमति देती है, जबकि धारा 44 न्यायालय को ऐसे आदेश पारित होने के बाद भरण पोषण आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय का यह मानना गलत था कि नाबालिग बच्चे को तलाक अधिनियम के प्रावधानों के तहत भरण पोषण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।